2 किलो आलू और 3 किलो गोभी, वो भी काले रंग के अलग अलग शॉपरों में लिए घर में दाखिल हुए तो देखने पर पता चला गोभी के फूल उसके सफेद कपड़ों के सामने जो कलफ लगा होने की वजह से अकड़े हुए अपना रोब जमा रहे थे। उनके सामने कुछ ज्यादा ही काली मैल को नुमाया कर रहे थे। बज़ाहिर वो 2 दिन पुराने बताए गए थे, मगर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो इससे भी ज्यादा बासी हों। मैंने देखते ही बेसुरा सा मुंह बनाकर ऊपर नीचे लफ्जों के तीर दाग दिए। वसीम, जब आपके रिश्तेदार आ रहे होते हैं तो फिर बड़ा गोश्त और मुर्गा दोनों मैसर होता है, और अगर भूले भटके आज हमारे घर में मेरी बहन आ रही है तो ये काली पीली सी गोभी उठा लाए हो। मैंने ताना देने के साथ साथ शिकवा भी किया था। नहीं बेगम, अकेली गोभी नहीं है बल्कि इसके साथ आलू भी हैं। वसीम ने मेरी बात को मजाक का रंग देने की कोशिश करते हुए कहा तो मेरा पारा और ऊपर चढ़ गया। हाँ हाँ, तो तुम अपनी बहन के लिए क्यों नहीं लाए थे ये गोभी और उसके साथ आलू? क्योंकि वो तुम्हारी बहन थी और अब मेरी बहन आ रही है। बेगम जान, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप ही बताइए, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़र में? और क्या मुंह दिखाऊंगी अगर उन्होंने पूछ लिया कि आज के दिन भी सब्जी? मेरा लहजा सख्त था और मेरी शिकायत भी वाजिब थी। ये नहीं कि मैं अपने घर के हालात से बेखबर थी, लेकिन हालात जैसे भी होते थे, मेहमान नवाजी में वसीम कभी भी कंजूसी नहीं करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ और पहली ही बार में उनसे पूछे बिना मैंने उनको न जाने क्या क्या कह सुनाया था। मेरी बातें सुनते ही वसीम की आंखों में आंसू निकल आए। ना जाने वो बेबसी के थे, लाचारी के थे, नदामत के थे या भरम के थे। मैंने भी पहली बार ऐसी सूरत का सामना किया था। मैं देखकर चौंक गई। मैंने आज से पहले इस तरह वसीम को मायूस कभी नहीं देखा था। मैं एकदम से अपने कहे अल्फाज को याद करने लगी। खैर, कहा तो मैंने सच ही था। जब भी वसीम की बहन आती थी तो उस वक्त घर में वाफर मिकदार में गोश्त मौजूद होता था। कई किस्म के खाने बनते थे, कभी अचार गोश्त तो कभी बिरयानी, कभी जल फ्रेजी तो कभी कढ़ाई। मुख्तसर ये कि जितने दिन वो रहती शाही खानों से दस्तरखान सजता रहता था, बल्कि खानों की हद तक ही क्यों हर फरमाइश पूरी की जाती थी। आखिर बहन जो थी, जितने दिन वो मेहमान रही एक दिन भी गोश्त में नागा नहीं होता था। फिर जब वो अपने घर को लौट कर जाती तो उसके कपड़े बना कर देना, उसके बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर देना, ये सब तो उनके ख़ानदान की रस्म थी जिसे खूब निभाया जाता। वो अलग बात है, उसके बाद एक महीने तक फाके काट कर बमुश्किल से हमसायों से लिया हुआ कर्ज उतारा जाता। मगर उन दिनों या उसके चले जाने के बाद भी वसीम के चेहरे पर कभी एक शुकन तक नहीं पड़ती थी। अगरचे मैंने एक दो बार कहा भी कि वसीम साहब, आप अपनी इस्तिताअत से बढ़कर क्यों बोझ उठाते हैं? मत किया करें इतना खर्चा कि बाद में मुश्किल हो। तो हंसकर कह देते, भलिए लोके, ये उनका अपना नसीब है। बहनें बोझ नहीं होती। अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा? हमारे अलावा उसका है ही कौन? ससुराल में बहनों की इज्जत उस वक्त तक बनी रहती है जब तक भाई उनकी इज्जत करते रहते हैं, उनका सहारा बने रहते हैं। वसीम पेशे के लिहाज से एक फैक्ट्री में मजदूर था, मगर शक्लो सूरत से और कपड़ों से वो कभी मजदूर नहीं लगता था। शक्लो सूरत से वो कोई गोलू मोलू सा भी नहीं था, मगर इतना बदसूरत भी नहीं था कि उसे खूबसूरत ना कहा जा सके। शादी के बाद उसने दाढ़ी रख ली थी, जो उसके चेहरे के खदोखाल के मुताबिक खूब जचती थी। शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी तब्दीलियां होती चली गईं। कुछ आदतें ख़त्म हो गईं तो कुछ शिद्दत इख्तियार कर चुकी थीं। इन आदतों में से एक आदत ये भी थी कि वह अपने आप को किसी के नज़र में गरीब महसूस नहीं करवाना चाहता था। अब ये एहसास कमतरी था या कोई और नफसियाती मसला, खुदा ही जानता है। यही वजह थी कि वो अक्सर कपड़ों पर माया लगवाकर अच्छी तरह इस्त्री के बाद पहनता था, ताकि उसकी माली हालत से कोई वाकिफ ना हो जाए। हमेशा से ही उसे न जाने किस बात का डर था कि कहीं उसकी गरीबी जाहिर हो गई तो उसका क्या होगा। कैसी भी माली परेशानी होती वो मुस्कुराहट लबों पर सजाए रखता था, और मुझे हमेशा ये तलकीन करता रहता कि घर की कोई बात किसी दूसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। और ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर खौफ होता या फिर बलगी संजीदगी। मैं उसकी हमसफर थी, उसे खूब समझती थी, लेकिन आज इतने पैसे तो मौजूद थे कि कम से कम उनके लिए गोश्त आ जाता। मैंने ख्याल किया शायद जानबूझकर वो गोश्त नहीं लाए, मगर मैंने जब वसीम को भरी आंखों के साथ कुछ ना कहते हुए कमरे में जाते देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल हुई। जो इंसान कभी गमगीन और परेशान नहीं होता था, वो मेरी इतनी सी बात पर रो तो नहीं सकता था। मैंने सब्जी चारपाई पर ही रखी और वसीम, वसीम क्या हुआ, पुकारती उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। मैंने महसूस किया कि शायद मुझे अपने शोहर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मजीद किसी बहस के माफ़ी की इल्तिजा कर दी, और कर भी क्या सकती थी, औरत ज़ात जो ठहरी। मगर मामूल के खिलाफ वसीम हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं मजीद हैरत में मुबतला होती चली गई। ये हो क्या गया है? मुझे लगा मैंने शायद मर्द की अना को ललकार दिया हो,
مجھے عجیب خیال آنے لگے۔ اس نے مایا سے اکڑی ہوئی اپنی قمیض اتاری اور اسے برے طریقے سے جھنجھوڑتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ اس کے رویے میں ایک وحشت تھی، لیکن جب وہ مجھ سے مخاطب ہوا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ ندا، یہ بھرم جو میں لیے پھرتا ہوں سب کا سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں آنے والے وقت کی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہوں، مگر میں جیسے بھی ممکن ہوا اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنا بھرم بنائے رکھا، کبھی بھی اپنی مجبوریوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ میرا یہ بنایا ہوا بھرم ہی میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں۔ تمہاری بہن آ رہی ہے، وہ بھی اس موقع پر جب پورے علاقے کی گوشت والی دکانیں بند ہیں۔ تم نہیں جانتی، شاید بڑی مشکل سے یہ سبزی مل پائی ہے۔ منڈی بند ہونے کی وجہ سے یہ بھی 2 دن پرانی باسی ملی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں یار، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ وسیم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی مایوسی کی داستان بتا رہے تھے۔ میں ساکن ہوئی اسے سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، پر فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وسیم ہی ہے، کیونکہ میں وسیم کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ تو سمجھ آ گیا تھا گوشت کیوں نہیں ملا، مگر یہ رویہ کیوں تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتا ہوا بالکل پہلے دن کی دلہن کے بیوہ ہونے کی طرح اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ ابھی شاید وہ پھوٹ پھوٹ کر بچے کی طرح روتا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے پھر سے سارے بکھرے ہوئے لبادے اوڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وسیم آپ بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گی۔ جلدی سے منہ صاف کر کے دروازہ کھولے۔ میں اس وقت اتنی سی ہی تسلی دے پائی اور میں ایک دم سے سبزی والے شوپر کو چھپانے کے لیے دوڑی۔ اس کے بعد وسیم کی قمیض کو استری کے لیے استری سٹینڈ کی طرف لے گئی۔ وسیم تب تک بنیان پہنے ہی مہمانوں کے استقبال کے لیے چل دیا۔ وسیم نے دروازہ کھولا تو سامنے چاچا رمضان سبزی والے کا بیٹا کھڑا تھا، جو شاید سمجھ گیا تھا سفید پوشی کے لبادے میں جو ڈھکے رہتے ہیں وہ اکثر بھوکے رہتے ہیں، جن کا امتحان ارد گرد کے سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ندا، سبزی کے پیسے لانا، وسیم نے آواز دیتے ہوئے کہا تو چاچا رمضان کا بیٹا بولا، نہیں چاچا، میں سبزی کے پیسے نہیں لینے آیا، بلکہ ابا نے یہ گوشت آپ کو دینے کو کہا ہے اور ساتھ بقرہ عید کی مبارکباد دی ہے۔ وسیم اس کی بات سن کر اس سوچ میں پڑ گیا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے ہاں قربانی نہیں ہے۔ یہ بات تو کسی کو پتہ نہیں تھی۔ اس نے مجھے پوچھا، کیا تم نے کسی کو کہا کیا؟ نہیں نہیں، میں نے کس کو کہنا تھا، میں بھلا آپ کا بنایا ہوا بھرم کیسے توڑ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سر کھجاتے ہوئے مسکراتے ہوئے میری طرف گوشت کا پیکٹ بڑھاتے ہوئے بولا، قربانی تو چاچا رمضان کی بھی نہیں تھی۔